हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में ईयर 2025 में ज़िची युनशा से कहता है कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे उठने की अभी भी उम्मीद है। ज़िची कहते कि जब तक तुम जिंदा हो मेरी लाइफ में भी कोई पर्पस है, मैं दोबारा कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतने में ज़िची को नीनंग की कॉल आती है जिसको बताती है कि तुमने जिस मामले के बारे में मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था उसका रिजल्ट आ गया है। कातिल पेशेंट है। ये सुनते ही ज़िची को याद आता है कि ये युनशा से मिलने के लिए पार्किंग एरिया में आ रहा होता है कि कोई कार में जाते हुए युनशा को शूट कर जाता है। ज़िची कहते कि मुझे समझ आ गई है, मैं युनशा की मौत को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी अप्रोच बदलनी होगी। मैं चाहता हूँ कि युनशा अपना फोन ज़िची को दे दे। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। नीनंग पेशेंट के पास आती तो पेशेंट कहता है कि युनशा कहाँ पर है। नीनंग कहती है कि वो तो ज़िची के साथ कल रात बाहर गई थी। इतने में ज़िची और युनशा एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर नीनंग कहती है कि तुम लोगों को वापस आना याद था। युनशा कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ पुराने स्कोर सेटल कर रही थी। नीनंग युनशा से पूछने लगती है कि तुम किन स्कोर की बात कर रही हो, मैं जानना चाहती हूँ। युनशा कहती है कि अगर हमने इस बारे में बात करना शुरू की तो मुझे लगता है कि तुम्हें शायद अपने इस साल के एंड के बोनस को भूल जाना चाहिए। नीनंग कहती है कि तुम्हें इसके साथ कम टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम्हें भी बुरी आदतें आ रही हैं। ज़िची कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तो काफी नाइस हूँ। युनशा ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। पेशेंट कहता है कि मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता लेकिन हमें देर हो रही है। ज़िची कहते हैं कि ठीक है, हम अपना सामान पैक करने के लिए जा रहे हैं। कहकर युनशा को लेकर यहाँ से चला जाता है। इन दोनों को साथ में देखकर पेशेंट को अच्छा नहीं लगता और ये अपने आप से कहता है कि ऐसा लगता है कि युनशा को मालूम हो गया है कि मैं उसका ब्रदर नहीं हूँ। यहाँ से जाते हुए युनशा ज़िची के हाथ को देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रही है। तो ज़िची कहते है कि नहीं। युनशा कहती है कि फ्यूचर में कुछ भी हो तुम इस तरह से दोबारा अपने आप को हर्ट नहीं करोगे। अगर मिस्टर हैंग यहाँ पर होते तो उनकी भी यही विश होती। अब 2011 का सीन दिखाया जाता है। युनशा ज़िची के डैड के साथ बैठ के नूडल्स खा रही होती है। ये ज़िची के डैड मिस्टर हैंग से पूछती है कि आपका बेटा कहाँ पर, आज उसकी सालगिरह है। मिस्टर हैंग कहते हैं कि वो मेरे साथ नहीं है, पूरा 1 साल हो गया मैं उससे नहीं मिला। युनशा कहती है कि फिर तो वो आपको बहुत मिस करता होगा। युनशा पूछती है कि आपके बेटे की एज क्या है। मिस्टर हैंग कहते हैं कि वो तुमसे कई साल बड़ा है, वो जल्दी ग्रेजुएट होने वाला है। मिस्टर हैंग कहते हैं कि जब मेरा बेटा यंग था तो उसके ग्रेड्स भी अच्छे थे, वो काफी सेंसिबल था, लेकिन मैं ही एक रिस्पॉन्सिबल फादर नहीं रहा। मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं बिजी हूँ और मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। जब उसकी मॉम की डेथ हुई तब भी मैं वापस नहीं आ पाया, तो अगर वो मुझे ब्लेम करता है तो ये उसका राइट है। अब मेरे पास वक्त है लेकिन मेरे पास अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने का चांस नहीं है। युनशा कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, फैमिली है, अगर आपसे पहले गलती हो भी गई है तो अभी भी उस गलती को सुधारने में देर नहीं हुई। रिग्रेट के साथ जीने से अच्छा है कि आपको कोशिश करनी चाहिए, इसलिए क्यों ना आप अपने बेटे को कॉल करें। मिस्टर हैंग युनशा से कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अभी देर नहीं हुई। मिस्टर हैंग कहते हैं कि नूडल्स खाने के बाद मैं घर जाकर उसको कॉल करूंगा, बल्कि मुझे खुद जाकर अपने बेटे को बर्थडे विश करनी चाहिए। ये सुनकर युनशा बहुत खुश होती है। युनशा ज़िची से कहती है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे। ज़िची कहते हैं कि उस दिन उन्होंने मुझे कॉल की थी लेकिन मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई। उस टाइम पर मैं अपने डैड से बहुत नफरत करता था, वो इसलिए क्योंकि वो मॉम की डेथ पर भी नहीं आ सके थे अपने काम की वजह से। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे डैड की डेथ हो गई है तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने उनकी कॉल क्यों नहीं उठाई। उस वक्त पे मुझे खुद से नफरत होने लगी, इसी वजह से मैंने अपने आप को उस घर में लॉक कर लिया था। फिर तुमने आकर ही मुझे उस डार्कनेस से निकाला। युनशा कहती है कि ऐसा मिस्टर हैंग की वजह से हुआ क्योंकि अगर मैं उनसे ना मिलती तो शायद हमारी भी कभी मुलाकात नहीं होती। तुम भी अपने आप से नफरत नहीं करते, तुम अपने डैड से नफरत नहीं करते थे, अगर ऐसा होता तो गिल्ट में आकर तुम अपने आप को लॉक नहीं करते। ज़िची कहते कि हाँ मैं अब नहीं करता। ज़िची युनशा से कहते कि असल में मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया कि मैं तुम्हारे साथ मीटियोर शॉवर देखूंगा। तुम्हें मेरी वजह से काफी देर इंतजार करना पड़ा। अब दिखाया जाता है कि युनशा मीटियोर शॉवर देखने के लिए ज़िची का बहुत इंतजार करती लेकिन ज़िची नहीं आता, इसलिए युनशा डिसअपॉइंट होकर वापस अपने घर में चली जाती है। ज़िची युनशा से कहते हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैंने अपना वादा ना तोड़ा होता तो शायद हम एक दूसरे के साथ इतना सारा टाइम मिस नहीं करते। युनशा कहती कि जो होना था वो हो गया, अब हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। ज़िची कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब ज़िची और युनशा मीटिंग के लिए आ जाते हैं। पार्किंग एरिया में आते हुए युनशा को फ्यूचर वाले ज़िची की कॉल आती है जो कि इसको कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, हम आउटकम को चेंज करने में कामयाब हो गए हैं, तुम्हारी डेथ नहीं हुई बल्कि तुम कोमा में हो। युनशा कहती है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, फिर हमें और कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है कि मैं कोमा से उठने में भी कामयाब हो जाऊं। ज़िची कहते हैं कि मुझे मालूम हो गया है कि कातिल कौन है। अब पेशेंट कार में बैठा युनशा को यहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। ज़िची युनशा को बता देता है कि कातिल
कातिल पेशेंट है। ये सुनकर युनशिया हैरान होती है। फ्यूचर वाला जिची कहता है कि तुम फोन जिची को दे दो। इसके साथ ही पेशेंट कार की हेडलाइट्स ऑन कर लेता है और ये स्पीड के साथ युनशिया के पास आने ही वाला होता है कि इतने में जिची युनशिया के पास आ जाता है। जिची को यहाँ पर देखकर पेशेंट को बहुत गुस्सा आता है और ये यहाँ से चला जाता है। जिची युनशिया के हाथ में फोन देकर कहते हैं कि क्या ये ड्यूल स्पेस टाइम फोन है जिस पर मेरे डैड रिसर्च कर रहे थे। युनशिया कहती है कि हाँ। जिची युनशिया से कहता है कि कॉल पर तुम्हारे साथ मेरे डैड हैं। युनशिया कहती है कि नहीं, असल में तुम ही फ्यूचर से मुझसे बात कर रहे हो। ये सुनकर जिची बहुत हैरान होता है। युनशिया कहती है कि उसने मुझसे अभी कहा है कि फोन मैं तुम्हें दे दूं और उसने मुझे ये भी बताया है कि कातिल पेशेंट है। आज युनशिया अपने ऑफिस में आती तो पेशेंट इसके ऑफिस में होता है। युनशिया इसको देखकर कहती है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। इसी दौरान पेशेंट युनशिया का ड्रॉर बंद कर देता है। पेशेंट कहता है कि मुझे डर था कि काम की वजह से तुम लंच करना भूल गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। युनशिया कुछ कहने लगती है। पेशेंट कहते है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन जो मेरी बात है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या तुम पहले मेरी बात सुन सकती हो? युनशिया कहती है कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो। पेशेंट कहते है कि मैंने नोटिस किया है ओपनिंग सेरेमनी के बाद से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। क्या तुम्हें कुछ मालूम हो गया है? मैं श्योर हूँ कि तुम्हें मालूम हो गया है। मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि जिसको तुम तलाश कर रही थी वो मैं नहीं था। पेशेंट युनशिया से सॉरी करता है और कहने लगता है कि जब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि तुम अपने पास के किसी पुराने दोस्त को ढूंढ रही हो तो मैंने तुम्हें ये रियलाइज करवाने की कोशिश की कि वो पर्सन मैं हूँ। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे क्लोज होना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। युनशिया ये सुनकर बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो, वो भी काफी सालों से, और यहाँ तक कि तुम अपना लव कन्फेस करने के बारे में भी सोच रहे हो। पेशेंट कहते कि वो पर्सन तुम ही हो। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। बाद में मुझे मालूम हुआ कि तुम और जिची रिलेशनशिप में हो। मुझे डर था कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसलिए तुम्हारे क्लोज होने का एक्ट मैंने कंटिन्यू रखा। मैं मानता हूँ कि ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। लेकिन अब तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद को मुझसे दूर कर रही हो, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो मैं तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। युनशिया कहती कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन पेशेंट तुम्हें अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ जिची है। पेशेंट कहते हैं कि मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं कैसा फील करता हूँ। ये कहकर पेशेंट यहाँ से चला जाता है। अब मीटिंग के दौरान नीनंग को इस बिल्डिंग में क्वांटम कम्युनिकेशन के सिग्नल मिलते हैं। नीनंग जिची से कहती है कि सिग्नल्स हमारी कंपनी की बिल्डिंग से ही आ रहे हैं। जिची कहता है कि हम चलकर इस सिग्नल के सोर्स को ढूंढते हैं। पेशेंट जिची से कहते हैं कि मैं भी आना चाहता हूँ। जिची इसको परमिशन दे देता है। अब ये दोनों सिग्नल का सोर्स ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। पेशेंट बहुत सस्पिशियस दिखाई दे रहा होता है। ये लिफ्ट की बजाय नीचे जाने के लिए स्टेयर्स लेता है। पेशेंट को यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही होती है। पेशेंट जब थोड़ा सा करीब आता है तो यहाँ पर बैठकर युनशिया फोन पर बात कर रही होती है और ये फ्यूचर वाले जिची से यही पूछ रही होती है कि पेशेंट मेरे खिलाफ कब एक्शन लेने वाला है। साथ ही पेशेंट युनशिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। युनशिया इसको देखकर डर जाती है। पेशेंट कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया है। युनशिया पेशेंट से कहती है कि क्या तुम्हें फिर से मुझसे कुछ चाहिए। पेशेंट कहता है कि जिची ने R&D डिपार्टमेंट को एक कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रेस करने के लिए कहा था। मैं तो सिग्नल का पीछा करते हुए यहाँ पर आया हूँ। मुझे लगता है कि ये सिग्नल तुम्हारे फोन से ट्रांसमिट हो रहे हैं। युनशिया कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पेशेंट कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जिची इस सिग्नल को तलाश करने के लिए बहुत बेचैन है। उसे तो ये बात भी मालूम है कि सिग्नल इसी बिल्डिंग में से आ रहे हैं। इतने में यहाँ पर जिची आ जाता है जो कि युनशिया से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।